देश के नामी इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने हाल ही में अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर एक ग्राफ पोस्ट किया। ग्राफ में जीएनपीए, एनएनपीए जैसे कई टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए थे जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन उस ग्राफ में जो कहानी है वो इन टेक्निकल टर्म्स से कहीं बड़ी है। ये कहानी है कैसे हमारी इकोनॉमी की रीढ़ यानी बैंकिंग सिस्टम को फेलियर के कगार से वापस लाया गया, कैसे कर्जों के पहाड़ में दबे बैंक्स को जीवित किया गया। ये कहानी है कैसे यूपीए ने इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ को बर्बादी की कगार पर छोड़ा था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपको राजा रवीश कुमार का ये रोना दिखा देते हैं। बैंकों के सारे बुरे लोन को निकालकर एक दूसरे बैंक में जमा कर दिया जाएगा और उसका नाम बैड बैंक होगा। राजा रवीश कुमार इस बात पर रो रहे हैं कि आखिर एनपीए क्राइसिस से बैंकों को बचाने के लिए बैड बैंक क्यों बनाए गए। वो बैंकों को बिगड़ा हुआ बच्चा बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बच्चे को बिगाड़ा किसने। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। क्योंकि हर समस्या और उसके समाधान में कुछ इतिहास होता है, इसलिए मैं आपको आज से लगभग 35 साल पीछे लेके चलती हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है डिमांड, सप्लाई और लोन। 1991 में देश का बाजार दुनिया के सामने खोल दिया गया। हमारी इकोनॉमी इसी के साथ तेजी से ग्रो करने लगी। 2000 आते आते इस देश में बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ। इस मिडिल क्लास की बहुत सारी डिमांड्स भी इमर्ज हुई। जैसे मिडिल क्लास को नोएडा, बैंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली और मुंबई में घर चाहिए थे, नई गाड़ियां चाहिए थी और दुनिया के कई तरह के खर्चे करने की उसके हाथ में ताकत आई। जब लोगों ने खर्चे करने की हिम्मत दिखाई तो इस देश की कंपनियों ने भी सोचा कि यही टाइम है एक्सपैंड करने का। तो 2000 की शुरुआत से रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। एनर्जी सेक्टर की कंपनियों ने नए प्लांट्स लगाना शुरू किया। ऑटो सेक्टर से लेकर एयरलाइन सेक्टर सब यही एक्सपेंशन होने लगे थे। लेकिन ये एक्सपेंशन बिना कैपिटल के तो होना नहीं था। ऐसे में देश के बैंक से पैसा लोन पर लिया गया। इस काम में गवर्नमेंट बैंक्स ने भी आगे बढ़ के हिस्सा लिया। इकोनॉमिस्ट अजय शाह का एक पेपर कहता है कि क्रेडिट बूम के इस दौर में साल 2004 में जहां इंडस्ट्रियल क्रेडिट यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का सिर्फ कर्ज 3.2 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं 2008 में ये दोगुने से भी बढ़कर 8.58 थाउजेंड करोड़ रुपीस से ऊपर पहुंच गया। कंपनीज इन पैसों को ये सोचते हुए उधार ले रही थी कि हम नई कैपेसिटी तैयार करेंगे और उसको कंज्यूम करने वाला वर्ग बढ़ता जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो पैसा तो बैंक से उठा रहे थे काम के नाम पर, लेकिन ना उन्हें सही से इन्वेस्ट कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो व्हाइट एलिफेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते जाते थे और फिर किसी समस्या की वजह से उनका पैसा अटक जाता था। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। सबसे पहला तो काफी फेमस है, किंगफिशर एयरलाइंस तो आपको याद होगी। विजय माल्या ने लगभग 9000 करोड़ के लोन्स इस एयरलाइन के लिए सैंक्शन करवाए, लेकिन पैसे का एक हिस्सा अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्च किया। ऐसे में लोन का पैसा वापस करना मुश्किल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है जेपी ग्रुप का। जेपी ने बड़ा अमाउंट दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज पर लिया था, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं रहे जिससे लोन चुकता हो सके। इन सबके बीच समस्या में वो बैंक्स खड़े हुए जिन्होंने पैसा उधार दिया था। याद रखिए कि ये दौर देश में यूपीए सरकार का दौर था, जहां महंगाई जीडीपी ग्रोथ रेट से डबल हो चुकी थी। ऐसे में लोग फ्लैट्स खरीदते या घर का खर्चा चलाते। अब चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत होती है, जो है समस्या की आहट। यूपीए के दौर में लोन्स बढ़ते रहे और कंपनियां ये पैसा जलाती रहीं। किसी ने ये नहीं देखा कि पैसा जा कहाँ रहा है और वापस आएगा या नहीं। किंगफिशर जैसी कंपनियों ने जो पैसा लिया था वो इस उम्मीद पर था कि डिमांड हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं हुआ। इसके अलावा एनर्जी और इंफ्रा की कंपनीज ने भी जो पैसा लिया था उसके पीछे भी यही सोच थी, और तो और उनको काम समय से पूरा भी करना था। लेकिन कहीं कंपनीज की खुद की गलतियां थी और कहीं जमीन से जुड़े मसले, किसानों के प्रदर्शन, सरकार की वादा खिलाफी जैसे पचड़े फंस गए थे। यहीं से वो प्रोजेक्ट फेल होना चालू हुए। 2014 से 2015 का इकोनॉमिक सर्वे है कि 2014 आते आते लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट ऐसी समस्याओं के चलते फंसे हुए थे। इनमें से बड़ा पैसा बैंकों का था। यहीं से समस्या की आहट हो गई थी। आने वाले दिनों में जो एनपीए क्राइसिस आने वाला था उसका कुछ कुछ आसार होने लगा था। सरकारी बैंक्स के पुराने लोन्स फंस रहे थे और नया पैसा जनरेट करने के रास्ते घट रहे थे।
मैं आपको समस्या का स्केल बताऊं उससे पहले समझिए कि एनपीए क्या होता है और ये एक प्रॉब्लम क्यों है। एनपीए समझने से पहले ये समझिए कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। बैंक्स का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है लोन्स, यानी वो लोन्स देते हैं और उसके इंटरेस्ट से होने वाली कमाई से चलते हैं। जिस तरह किसी दुकानदार के लिए उसकी दुकान में रखा सामान आने वाले दिनों में होने वाली कमाई का जरिया यानी एसेट होता है, इसी तरह लोन्स भी बैंक्स के लिए एक एसेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक्स लोन्स को अपने कमाऊ बूथ की तरह देखता है। वो इसी हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी सेट करता है और उसकी कितनी कमाई होने वाली है और कितना नुकसान वो झेल सकता है, इसे बैंकिंग की भाषा में एडवांसेस कहते हैं। लेकिन जब कोई कस्टमर बैंक को समय पर लोन नहीं चुकाता तो ये एसेट खराब हो जाता है, या बैंक की भाषा में कहें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। औसतन जब 90 दिनों तक किसी लोन की किश्त नहीं आती तो उसे एनपीए करार दिया जाता है। जिस अनुपात में एनपीए बढ़ता है वैसे वैसे बैंक की हालत पतली हो जाती है। अब जब एनपीए बढ़ता है तो बैंकों को अपना रिस्क कम करने के लिए अलग से पैसे भी रखने पड़ते हैं। इसे बैंकिंग की भाषा में प्रोविजनिंग कहते हैं। जितने ज्यादा लोन्स खराब उतना एनपीए ज्यादा, और जितने एनपीए उतना ही पैसा रिस्क घटाने को किनारे रखना पड़ता है। अब ये एक साइकिल की तरह है। जब ज्यादा पैसा प्रोविजनिंग में जाता है तो बैंक के पास नए लोन देने का पैसा नहीं रहता, और जब नए लोन देने का पैसा नहीं रहता तो कमाई सूखने लगती है। इसको आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। सपोज एक टैक्सी ओनर के पास 4 टैक्सी हैं। ये टैक्सी जब तक सड़क पर रहती है तो कमाती है, और जब खड़ी होती है तो कमाई बंद हो जाती है। अब इनमें से एक टैक्सी किसी वजह से खराब हो गई, लेकिन ईएमआई इसकी अभी भी जाती है, तो मालिक पर दबाव आता है कि वो बाकी 3 को चलाकर इससे पैसे की भरपाई कर सके। जब बाकी 3 ज्यादा चलती हैं तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। मालिक के पास पहले ही पैसे की दिक्कत है तो वो इन्हें ढंग से मेंटेन नहीं कर पाता और लॉस बढ़ता जाता है। तो यही कहानी धीरे धीरे हमारे बैंकिंग सिस्टम में रिपीट होने लगती है। जिस तबाही की आहट पहले से थी वो 2015 और 2016 से हमारी इकोनॉमी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। साल 2014 में जो देश की सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के एनपीए 4% हुआ करते थे वो 2017 और 2018 तक बढ़कर 10% हो गए थे। ज्यादा असर सरकारी बैंक्स पर था क्योंकि प्राइवेट बैंक्स ने समय रहते हाथ खींच लिए थे। इसी के साथ खलबली मचनी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्थिति आई कैसे? इसका जवाब है उल्टे फुल्टे लोन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने एक संसदीय समिति को यह बताया कि एनपीए क्राइसिस में फेल होने वाले लोन ज्यादातर यूपीए के राज के समय के दिए गए थे और उनकी सरकार जाने के बाद फूटना चालू हुए। रघुराम राजन ने बताया था कि पहले के समय में तेज ग्रोथ और समय पर पूरे होते प्रोजेक्ट्स देखकर 2006 और 2008 के बीच बैंक्स और स्पेशली सरकारी बैंक्स ने बिना सोचे समझे खूब सारे लोन्स बांटे। राजन ने बताया कि इनमें से काफी लोन्स वेल कनेक्टेड लोगों को मिले जो पहले से ही दिवालिया थे या उनकी साख नहीं थी। वैसे इस बात में सच्चाई भी दिखाई पड़ती है क्योंकि यूपीए के राज में एक टर्म बड़ा मशहूर था, इसे फोन अ लोन कहा गया। भाजपा का आरोप है कि यूपीए के राज में बड़े सरकारी बैंक्स बिना कुछ सोचे समझे या फिर सरकार के दबाव में बड़े कॉर्पोरेट हाउस को लोन्स बांट रहे थे। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2008 में इस देश के द्वारा दिए गए टोटल लोन्स 23 लाख करोड़ थे जो 2014 तक बढ़कर 61 लाख करोड़ हो गए। यानी यूपीए सरकार में तेजी से लोन्स बांटे गए और ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ चेक्स और बैलेंसेस नहीं रखे गए। राजन ने तो ये भी बताया कि एक कंपनी मालिक को तो बैंक ये कहते थे कि आप बस अमाउंट बताओ और फिर चेक काट कर वो दे देते थे, लेकिन कोई भी लोन बांटते समय ना ड्यू डिलिजेंस किया गया और ना पता किया गया कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगने वाला है वो कितना रिस्की है। जिस तरह रोम एक दिन में नहीं बर्बाद हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन एक दिन में नहीं हुआ, उसी तरह से एनपीए क्राइसिस भी एक दिन में नहीं बना। लेकिन 2018 में ऐसी स्थिति आ गई कि बैंकों का 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एनपीए हो गया। उनका एनपीए रेशियो 11% से ऊपर पहुंच गया। यानी इन बैंक्स ने जितना लोन दिया था उनके 10% लोन एनपीए हो चुके थे। उनका कोई पैसा वापस नहीं आ रहा था। ये समस्या बैंकों तक ही सीमित नहीं हुई, बल्कि इसके चलते इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट हो रही थी। बैंकों के पास नए लोन देने की क्षमता ही नहीं बची। इंडस्ट्री और एमएसएमई को नए लोन मिलना मुश्किल हो गया था और इकोनॉमी की ग्रोथ के पहिए पर एनपीए का नाम का डिस्क ब्रेक लग गया था। आखिर में मोदी सरकार को स्टेप इन करना पड़ा। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि हम मान लें कि वो समस्या है।
दूसरा कदम होता है उसका समाधान, तीसरा होता है ऐसे कदम उठाना कि समस्या दोबारा हो ही ना, और चौथा कदम होता है कि किसने समस्या पैदा की इसकी तह तक जाना। मोदी सरकार ने बैंकिंग के एनपीए क्राइसिस के लिए ऐसी ही स्ट्रैटेजी बनाई। इसको नाम दिया गया 4R, यानी रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। सबसे पहले रिजर्व बैंक ने आदेश दिया कि हर लोन की जांच करो, देखो कि पैसा कहां फंसा है, क्या अभी भी बुक्स में कोई फर्जी लोन दबे हुए हैं। 2015 में ये जांच चालू हुई और इस जांच ने खुलासा किया कि कई लाख करोड़ से ज्यादा लोन्स बुक्स में दबे हुए थे। इसके बाद आईबीसी कानून लाया गया जिसमें उन कंपनियों को बेचा गया या रिस्ट्रक्चर किया गया जिनमें लोन्स फंसे हुए थे। 2024 तक इस कानून के चलते 3 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। जो सरकारी बैंक स्ट्रेस में थे उनको जिंदा करना जरूरी था। मोदी सरकार ने एकदम लचर हो चुकी सरकारी बैंक्स को जिंदा करने के लिए पैसा डाला। एक रिपोर्ट ने बताया कि मोदी सरकार ने सरकारी बैंक्स को वापस से मजबूत बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 2017 से 2021 के बीच में डाले थे। इस कैपिटल इन्फ्यूजन की संजीवनी ने इन बैंक को वापस रिवाइव किया और उनको इस स्थिति में लाया कि वो वापस से अपना बिजनेस शुरू करें। एक रिपोर्ट कहती है कि बैंकों का ढांचा मजबूत करने के साथ ही इन फंड्स ने देश में इंडस्ट्री के लिए पैसा उपलब्ध करवाया। 2018 में जब एनपीए पीक पर था तो देश की इंडस्ट्रीज को लोन दिए जाने में केवल 2.7% की ग्रोथ थी, जो हमारे जैसे विकास के भूखे देश के लिए शर्मनाक है। लेकिन मोदी सरकार के बैंक्स में पैसा डालने के बाद ये वापस से 10% से ऊपर 2024 में पहुंची। जिस एनपीए के नाम पर पूरा बवाल हुआ था वो भी धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा और संजीव सान्याल की जिस पोस्ट की मैंने बात की उसके अनुसार सितंबर 2025 में ये एनपीए रेशियो भी 2.2% पर आ गया। नेट एनपीए यानी अगर खराब हुए लोन्स में से इंटरेस्ट जैसी चीजें निकाल दें तो ये टोटल लोन्स का सिर्फ 0.5% रह गया है और बैंक्स वापस जिंदा हुए। इंडस्ट्री के घूमते पहिए ने वापस इकोनॉमी में जान फूकी और बैंकों के भी अच्छे दिन लौट आए। गवर्नमेंट बैंक्स में जितना पैसा मोदी सरकार ने लगाया उन्होंने वापस कमा कर देना शुरू कर दिया था। वर्ष 2021 में पहली बार सरकारी बैंकों का प्रॉफिट पॉजिटिव ट्रांजैक्टरी में आया। वित्त वर्ष 2020 से 2021 में सरकारी बैंक्स ने 31,820 करोड़ रुपए कमाकर सरकार को दिए। इसके बाद से लगातार ये बैंक्स अपना मुनाफा बढ़ाते जा रहे थे। 2021 से लेकर 2025 के बीच इन बैंक्स ने केंद्र सरकार को 5.22 लाख करोड़ रुपीस का मुनाफा कमाकर दे दिया था। मैंने आपको संजीव सान्याल के पोस्ट का मतलब समझा दिया है, लेकिन अब बात आती है रवीश कुमार की। रवीश कुमार जिन बैंक्स को घर का बिगड़ा हुआ बच्चा कह रहे हैं उनको बिगाड़ने वाले पेरेंट्स की नीयत ही गड़बड़ थी और वो पेरेंट्स थे भी यूपीए सरकार। जब पेरेंट्स के रूप में एनडीए सरकार आई तो उसने बच्चों को डांटा भी और सही रास्ता दिखाकर वापस से तरक्की के रास्ते पर लाया। आज देश का बैंकिंग सिस्टम पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है, कहीं ज़्यादा रिस्क एवर्स है और कहीं ज़्यादा रेगुलेटेड और पारदर्शी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने सही समय पर सही कदम उठा दिए थे। देखते रहिए ऑप इंडिया।